जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये बात आप अक्सर सुनते होंगे कि तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन भी लड़ेगी, बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे भी होगा। लेकिन क्या सूरत-ए-हाल ऐसी होगी? क्या जिन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना है वो इलेक्शन लड़ के उनसे जीत सकते हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन पहले मियाँ साहब के मुकदमात के हवाले से कुछ बातें हो जाएं। मियाँ साहब आज मुख्तलिफ अदालतों में पेश होंगे, एहतसाब अदालत में भी पेश होंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश होंगे। इन दोनों अदालतों से मैंने जो उनके मुकदमे की चीज़ें कुछ देखी हैं, ऑब्वियसली मैं ज़्यादा कोई कानूनी माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो देखा मुझे लग रहा है मियाँ साहब का दिफा बहुत ज़्यादा मजबूत है और उनको रिलीफ मिल जाएगा। हो सकता है मैं गलत हूं, मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाए। गलत होगी तो शाम को जो अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें मैं आपसे माजरत भी कर लूंगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि मियाँ साहब का आजकल दिफा बड़ा मजबूत है इन मुकदमात के अंदर, तो वो मुझे रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। वो किसी भी अदालत में पेश होंगे तो आजकल उनका मुकदमा बड़ा मजबूत है। मतलब वो उनकी टीम जो है ना बड़ी अच्छी है, उन्होंने सारी चीजें इकट्ठी की हुई हैं। आपने देखा जिस तरीके से वो पाकिस्तान आए और जो कुछ भी सारा कुछ अदालतों से उनको हिफाजती जमानत भी मिल गई। और अब जो आगे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता मियाँ साहब जेल चले जाएंगे, नहीं नहीं, मियाँ साहब नहीं जेल जाएंगे। जेल आजकल इमरान खान साहब ही रहेंगे, इसलिए कि उनका दिफा आजकल बड़ा कमजोर हुआ है, उनका केस भी बड़ा कमजोर हुआ है। आप देख लें मियाँ साहब के चाहने वाले जो है एहतसाब अदालत के बाहर सुबह से खड़े नारे लगा रहे हैं। कोई दफा 144 की बात नहीं हो रही, कोई किसी के ऊपर मुकदमा नहीं हो रहा, इसलिए कि उनके लीडर का केस आजकल बड़ा मजबूत है। तो वो भी कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे लीडर को रिलीफ मिल जाएगा अदालत से, और मुल्क की तमाम अदालतों से उनको रिलीफ मिलेगा जिधर भी वो जाएंगे, इसलिए कि उनका मुकदमा मजबूत है। जब आपका मुकदमा मजबूत होता है, आपके पास ऐसी शवाहिद होते हैं, ऐसा एविडेंस होता है, ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो फिर वो आपका मुकदमा जो है वो मजबूत हो जाता है। पर एनीवे आप देखते हैं कि क्या होता है इस केस में, क्या चीजें आगे किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। जो मियाँ साहब के आज मुकदमात की हियरिंग वगैरह होनी है एहतसाब अदालत में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि दोनों जगहों से मियाँ साहब को बिल्कुल जो है ना सुकून से उनको इंसाफ मिलेगा और उनको रिलीफ मिलेगा। अब अगर इसके बरक्स कोई चीज होती है तो मेरे लिए वो सरप्राइजिंग होगा। बाकी फौजी अदालतों का फैसला आया और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है और कुछ लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ भी कर रहे हैं और कुछ ये कह रहे हैं कि जनाब इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऑब्वियसली मोअज़्ज़िज़ अदालत का जो फैसला है फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होगा, उसकी तारीफ भी होगी, हर कोई अपनी अकल शऊर के मुताबिक जो है उस पर कॉमेंट करेगा। लेकिन वो हमने ये देखा कि ये वो मामला है कि बहुत सारे जो 2-3.5 साल तक हाईब्रिड निज़ाम के हवाले से शिकायतें करते रहे, जिसमें सहाफ़ी जो है सबसे आगे थे। और वो कौन से सहाफ़ी हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसमें सियासतदान भी थे, उसमें दीगर हमारे दानिश्वर भी थे जो कहते थे कि ये है सिलेक्टेड है, वो है वो। अब इस तरह की कोई बात ही नहीं करते, अब वो इस चीज़ पे कोई जिक्र नहीं करते। देखिए वो माजी में कहते होते थे कि ये अता बंदयाल साहब ने बेंच बनाया, इसमें हम ख्याल जज हैं। अब जो बेंच काजी फायज ईसा साहब के होते हुए बन रहे हैं उसमें आप देख लें कौन कौन सा जज साहब हैं। मुनीब अख्तर साहब भी थे, एजाजुल हसन साहब भी थे, मोअज़्ज़िज़ जस्टिस आयशा मलिक साहबा भी थी, जस्टिस मुजाहिर साहब भी थे। तो इस पे तो किसी ने इतराज नहीं किया कि जनाब ये भी हम ख्याल बेंच बना दिया काजी फायज ईसा साहब की अदालत ने और 3 लोगों ने मिल के। तो ऐसा नहीं है, जो भी बेंच बनता है वो आइन और कानून के मुताबिक बनता है और जज साहबान तो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। पर उस पे जो जिस किस्म का क्रिटिसिज्म होता है और जिस किस्म की बहस होती है वो बिल्कुल यकसर बदल गई है। हर चीज यकसर बदल गई है, हालात बदल गए, वाकयात बदल गए। मतलब जो एक वीडियो क्लिप इस तरह का एक बड़ा वायरल हुआ था मोमिन साकिब साहब का, तो वही हालात हैं आजकल कि वो ना वो दोस्त को अब उस तरह की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, हाइब्रिड निज़ाम की बात करते हैं, वो उस चीज़ के ऊपर जिक्र ही नहीं करते। उनको जिनको इस चीज़ पे इतराज़ होता था कि एक पेज की क्यों बात की जाए, जिनको इस चीज़ पे भी इतराज़ होता था कि ये क्यों कहा जाता है कि जनाब सारे इदारे मिलकर काम करेंगे मुल्क की बेहतरी के लिए, ये तो काम ही नहीं है, ये तो ये है तो ये वो है, अब वो बिल्कुल कतन उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करते। बल्कि अगर उसके हवाले से कोई बात भी आ जाए तो वो उसके लिए ऐसी ऐसी दलीलें पेश करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। पर एनीवे ये मुकदमा जो आया है इसका फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्या ये ओवरटर्न हो जाएगा अपील में? अपील तो इसकी हुकूमत करेगी। अब अपील में ये ओवरटर्न होगा या नहीं होगा? मेरे ख्याल में इसको ओवरटर्न करना बड़ा मुश्किल होगा।
बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। जो कोशिश तो की जा सकती है, हुकूमत की जानिब से एक लार्जर बेंच भी बनाया जाएगा, लेकिन फिर वो सब देख रहे हैं और वो फिर तारीख का हिस्सा होगा कि किसका क्या पहले मौक़िफ़ था, बाद में क्या मौक़िफ़ था और अब क्या मौक़िफ़ है। देखते हैं आने वाले दिनों में इस मुकदमे में क्या होता है, लेकिन मेरी नाक़िस अकल के मुताबिक इसको ओवरटर्न करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बहुत ही कोई मजबूत लेवल पे कोई आर्ग्यूमेंट लाना पड़ेगा, तो फिर ही कहीं पे जाके जो है ये मुकदमा ओवरटर्न हो सकता है। पर हो सकता है मैं इस पे मुझे काफ़ी हद तक खदशा है कि मैं गलत साबित हो सकता हूँ। वो पहले वाली जो मेरी प्रोडिक्शन है मियाँ साहब को इंसाफ वाली, उस पर मैं काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं गलत साबित नहीं होऊंगा। इस पे जो है मैं काफ़ी हद तक जो है मुझे अंदेशा है, खदशा है कि मैं गलत साबित हो सकता हूँ कि ये जो फैसला है ये ओवरटर्न नहीं होगा, यानी इसके अपील में ये फैसला उड़ भी सकता है, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। दीगर मुकदमात भी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शंस के हवाले से जब भी मुकदमा आता है उस पर हर किस्म के सवाल होते हैं, लेकिन ये बात जो है वो कहीं पे दब के रह जाती है कि 90 रोज में इंतखाबात होने थे, 90 रोज में 2 सूबों में इंतखाबात नहीं करवाए गए। जिस वक्त जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उसके ऊपर वो मुकदमा शुरू किया था, बेंच बनाया था, वहां पे भी जज साहिबान ने हर किस्म के सवालात किए, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई आइन में जो लिखा हुआ है, अब वो एक चीज को क्यों अलजबरा बनाया जा रहा है? आइन में लिखा हुआ है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। 2 सूबों में अब कितने महीने हो गए इंतखाबात नहीं हुए? क्या वहां की जो हुकूमतें हैं वो आइनी हैं? उनको किस तरीके से आप आइनी करार दे सकते हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हर किस्म का क्वेश्चन होता है जनाब। इधर दौड़ते हैं हम, उधर जाते हैं, दानिश्वर इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, अदालत के अंदर भी बड़े क्वेश्चन किए जाते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज है उसके ऊपर नहीं हो रहा कि जी 90 रोज में इंतखाबात होने थे, नहीं हुए, अदालत ने फैसला दिया, उसके बावजूद नहीं हुए, अब इसके ऊपर क्या करना है? तो अब अगेन ये मुकदमा चल रहा है इंतखाबात के हवाले से। वहां पे उमर अयूब के दादा साहब तक चीजें पहुंच गई हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये ना हो कि उस वक्त तक चीजें लटकी रहें कि जब उमर अयूब के पोते जो हैं वो इस काबिल हो कि वो वोट डालें और उस वक्त हमें इलेक्शन मिले। आइन में 90 रोज लिखे हुए हैं, उसी के अंदर इंतखाबात होने। आइन जो आज से 50 साल पहले बना था उसके पीछे कोई मंतक थी, वो एक साने से गुजर के 1971 के साने से गुजर के वो बनाया गया था कि दोबारा कोई इस किस्म की सूरत पैदा ना हो। तो मेरे ख्याल में हम उम्मीद यही करते हैं कि वक्त के ऊपर ही इंतखाबात होंगे। और जिन्होंने नहीं करवाए, अब ये कहना कि जी अब तो 90 रोज में तो नहीं हो सकते, नहीं, जिन्होंने नहीं करवाए, जिन्होंने उसमें रुकावट डाली है, क्या वो इसी तरह वो उनसे कोई नहीं पूछा जाएगा कि जनाब रुकावट क्यों किसने डाली? 2 सूबों के अंदर रुकावट किसने डाली? उमर अयूब के दादा का तो हम पूछेंगे कि वो क्या थे, लेकिन वो नहीं पूछेंगे कि जनाब अभी जिन्होंने 2 सूबों के अंदर इंतखाबात करवाने में रुकावटें डाली वो तो अभी जिंदा हैं। उनसे तो पूछा जाए ना कि जनाब आइन के अंदर लिखा हुआ था तो आपने क्यों 2 सूबों के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए? और किसी किस्म का कोई उसका आईनी जवाब नहीं था। अभी तो आप हल्का बंदियों की बात करते हैं, मुश्तरका मफादात कौंसल की जानिब से जो मरदमशुमारी वाला सिलसिला शुरू हुआ उसकी बात करते हैं। 2 सूबों के वक्त तो ऐसी कोई चीज ही नहीं थी, उस वक्त क्यों नहीं करवाएंगे? उसके ऊपर कोई बात नहीं होती है। उमर अयूब के दादा से लेके बाकी दीगर सारी चीजों तक जो है हमें याद है, पर जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि ये ना हो कि हम भी दादा बन जाएं और उस वक्त तक इंतखाबात का जो मसला ये चलता ही रहे। उम्मीद है कि हमारे पोतों के आने से पहले जो है ये इंतखाबात की कोई डेट आ जाएगी, लेकिन अब वो जो भी डेट आएगी, आइन एक तरह से पस्से पुश्त डाला जा चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े कानूनदान कह रहे हैं, ये लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं, ये एतजाज अहसन साहब कह रहे हैं, ये हसन रजा पाशा साहब कह रहे हैं कि जनाब 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, ये पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बार कह रही है, ये आबिद जुबैरी साहब कह रहे हैं। हर दूसरा जो कानूनदान है, जो माहिर कानून है, वो ये कह रहा है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाना आइनी और जमहूरी और कानूनी जो है फर्ज था हुकूमतों का, लेकिन नहीं करवाए गए। अब देखते हैं कि मामला आगे किस तरह चलता है। अब जब इंतखाबात होंगे, कहा जा रहा है कि जी वो पीटीआई जो है उसका बल्ले का निशान भी होगा, वो इलेक्शन भी लड़ सकेगी और इमरान खान की जमात जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेगी। मैं आपको बताऊं, बल्ला होगा या नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, बैट्समैन नहीं होंगे। और ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूं। मुझे नून लीग के एक लीडर ने कहा कि मैंने कहा इस हल्के में क्या पोजीशन है, उस हल्के में क्या पोजीशन है, यहां पे क्या पोजीशन है, किस तरह होगा, तो ये तो बड़ा जो है मसला बन जाएगा। उन्होंने कहा कि यार 1 साइडेड इस वक्त कंपटीशन है, मुकाबले में तो कोई है ही नहीं है, दूसरी तरफ तो किसी को लड़ने की इजाजत ही नहीं है। तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि अगर पिछली दफा दूसरे ने 90,000 लिए थे और हमारे बंदे ने 50 लिए थे, इस दफा तो 90 वाला होगा ही नहीं, तो हमारा अगर 25 भी ले तो हम जीत जाएंगे। तो ये वो स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर वो चल रहे हैं। तो आगे जब आपका बैलेट पेपर के ऊपर आपका बल्ला हो पर आगे बैट्समैन ही ना हो, तो वो बल्ला अकेला तो नहीं जो है कुछ कर सकता ना।
आपने देख लिया वैसे जो बल्ला हमारा चला है इंडिया में अफगानिस्तान के खिलाफ और बैट्समैन जो हमारे चले वो भी हमने देखा, और फिर अफगान टीम ने जीतने के बाद उनके प्लेयर ने अपनी जीत जो है उन लोगों के नाम कर दी जिनको पाकिस्तान से जो है वो निकाला जा रहा है, वापस भेजा जा रहा है अफगानिस्तान में। ऑल दो कि उसमें ये चीज समझने की है कि हुकूमत ये कह रही है कि किसी भी कानूनी तौर पे जो रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज हैं उनको वापस नहीं भेजा जा रहा। उसके अलावा जो एलियंस हैं जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान के अंदर ठहरे हुए उनके खिलाफ ये एक्शन होगा। लेकिन उनके खिलाफ एक्शन करने के लिए आपको ऐलान करने की क्या जरूरत है? ये तो एक रूटीन का कानूनी मामला है। किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में, आप बरतानिया में चले जाएं, मैं बरतानिया में 23 साल से रह रहा हूं, बरतानिया में चले जाएं, वहां पे भी इमिग्रेशन वाले छापे भी मारते हैं, पकड़ते भी हैं जो गैर कानूनी तरीके से लोग रह रहे हों। इसी तरह आप यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में चले जाएं, वहां पे भी हम ये देखते रहते हैं कि यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में, आप अमेरिका में चले जाएं, वहां पे भी जो गैर कानूनी तरीके से लोग रह रहे होते हैं उनको निकालने के लिए हुकाम जो है वो अपना काम जारी रखते हैं, उनको मुल्क से मुल्क बदर भी करते हैं, अपने ममालिक में वापस भी भेजते हैं। बहुत सारे लोग डीपोर्ट होकर पाकिस्तान आते हैं। तो इसी तरह अगर कोई ऐसे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन आप जरूर करें, दुनिया के किसी भी मुल्क से उनका अगर ताल्लुक है। लेकिन टीवी स्क्रीनों के ऊपर वो काउंटडाउन चलाना और वो सब कुछ करना, उससे वो फ्रेंजी ज्यादा क्रिएट होती है, काम नहीं होता। उससे फायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, वो एक अलग बहस है। पर एनीवे, ये थोड़ी सी एक फैक्चुअल पोजीशन थी जो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूं। बाकी जो अफगान शहरी पाकिस्तान में रह रहे हैं और अरसा दराज से रह रहे हैं, उनकी यहाँ पे स्टेक है, उनकी फैमिलीज हैं, तो थोड़ा सा हुकूमत को भी कंसीडर करना चाहिए। आप यूरोपीय ममालिक में भी चले जाए जिसकी फैमिली टाइज वहां पे बन जाती हैं, अमेरिका में या दीगर यूरोपीय जो ममालिक हैं उनके अंदर के जी बच्चे वहां पे पैदा हो गए, बिजनेस वहां पे हो गया, तो उनको भी वहां की नेशनलिटीज दे दी जाती हैं। और पिछले दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब ने यह कहा भी था कि जो अफगान शहरी पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, पाकिस्तान में पले हैं, उनकी सेकंड जनरेशन है, तो व्हाई नॉट उनको आप पाकिस्तान की शहरियत दे दें। उनको आप पाकिस्तान की जो है वो जब शहरियत मिल जाएगी वो सारे सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। तो ये दुनिया भर में होता है। पर देखते हैं जो भी हुकूमत करेगी। ऑब्वियसली हुकूमत बेहतर समझती है, हुकूमती इदारे बेहतर समझते हैं। समटाइम इदारों के ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो मेरा और आप जैसे जो आम लोग होते हैं हम नहीं समझ सकते। हमारे लिए ईजी होता है, हम सोफे पे बैठते हैं, कैमरा सामने रखते हैं, बहुत सारी बातें कर देते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जहां पे हुकूमतों के लिए चैलेंजेस होते हैं, इदारों के लिए चैलेंजेस होते हैं, उनको समझना भी जरूरी है। एनीवे, कमिंग बैक टू द इलेक्शंस, तो इलेक्शंस अगर उन्होंने जीतना है तो वो उसी सूरत में जीतेंगे कि जब वो आगे से पीटीआई का कोई बंदा नहीं होगा। तो जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी, बैलेट पेपर के ऊपर बल्ला होगा, बैलेट पेपर के ऊपर अगर बल्ला हुआ भी तो बैट्समैन नहीं होगा, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। और जो मैंने आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की है कि मुझे खुद एक नून लीग के लीडर ने बताया कि इस वक्त तो वन साइडेड मुकाबला होगा, आगे मुकाबले में कोई है ही नहीं है। अगर हमें पिछली दफा 50,000 वोट पड़े थे, इस दफा 35 भी पड़े तो हम जीत जाएंगे। तो ये वो स्ट्रेटेजी है जिसके ऊपर चलाई जा रही हैं चीजें कि बिल्कुल के पीटीआई के लोग साइड पे हो जाएंगे। अब आप देख लें फैसलाबाद के अंदर क्या सिचुएशन है इस वक्त, सियालकोट के अंदर क्या सिचुएशन है इस वक्त, लाहौर के अंदर क्या सिचुएशन है इस वक्त, पिंडी के अंदर क्या सिचुएशन है इस वक्त, दीगर जगहों पे आप देख लें, कहीं पे आपको बैट्समैन नजर आ रहे हैं, कहीं पे भी आपको बैट्समैन नजर नहीं आ रहे। तो वो बैट्समैन इसलिए नजर नहीं आ रहे कि अगर बैट्समैन होंगे सामने तो फिर नून लीग के लिए इलेक्शन जीतना मसला बन जाएगा। और इस चीज का पीपल्स पार्टी को भी पता है और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी यही कहती है। अगर आप उनसे बात करें वो भी यही कहते हैं कि जनाब ये इस तरह किया जा रहा है कि पंजाब पूरा जो है वो नून लीग के हवाले किया जा रहा है, निगरान हुकूमत इनके लिए मैनेज कर रही है। ये बाकायदा वो इल्जाम लगाते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि इनके लिए मैनेज कर रही है, इनको सीटें लेके देंगे। और दूसरी तरफ हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं सिंध के अंदर। तो जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि जनाब ना बल्ले को और ना ही बैट्समैन को उस तरीके से इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा जिस तरह इलेक्शन लड़ा जाता है। और यही वो इंतखाबी स्ट्रेटजी है और यही वो फार्मूला है जिससे इलेक्शन जीतने की ख्वाहिशमंद है नून लीग। क्या ऐसा हो पाएगा? कल फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि ये नौजवानों का इलेक्शन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने मेरे प्रोग्राम में ये बात की कि ये नौजवानों का इलेक्शन है। अगर इस इलेक्शन के अंदर सिलेक्शन करने की कोशिश की गई और नौजवानों से इलेक्शन छीना गया तो वो उससे अनारकी फैलेगी और फिर उसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जिन्होंने ये ऐसा किया। तो अगर आपने नौजवानों से कोई चीज छीन ली तो ये चीज फिर आज खत्म नहीं होगी, साल बाद खत्म नहीं होगी। इन लोगों ने तो अगले 20, 30, 40, 50 साल तक इस मुल्क की सियासत के अंदर किरदार अदा करना है, वोट डालने हैं। तो फिर ये इतना आसान नहीं होगा। आप पूरी एक नस्ल को जो है वो अपने खिलाफ कर लेंगे और पूरी नस्ल को जो है आप निजाम से मुतनफर कर देंगे जो कतन किसी के भी हक में नहीं है। तो इलेक्शन अगर जीतना है तो अपनी अपनी हिम्मत पे जीते। हो सकता है इस दफा
पीपल्स पार्टी जीत जाए या पीटीआई जीत जाए या नून लीग जीत जाए, अगली दफा कोई और जीत जाए। लेकिन क्या हर किसी को जीतने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? ऐसा कतई नहीं होगा। ऐसा इस वक्त तक बिल्कुल नहीं है। वो क्यों नहीं है वो बिल्कुल आपके सामने है। मुल्क भर में क्या हो रहा है उसकी ज्यादा तफसील में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।